हेलो स्टूडेंट्स, देखो लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लगभग एंड में हैं। हम 4 में से 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नोट डाउन, हेडिंग लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले एक शब्द लिखेंगे ऑस्मोसिस, तो हेडिंग लिखो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डायग्राम लेता हूँ कुछ इस टाइप से। ये एक आउटर वेसल है, ये कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब, और डायग्राम बनाएं आप सभी। यहां पर मान लो ये प्योर सॉल्वेंट है और यहां ये कैपिलरी ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जैसे सॉल्ट एंड शुगर। ये एक कैपिलरी ट्यूब जो है वो प्योर सॉल्वेंट से, जिसके अंदर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में एसपीएम बोलेंगे इसको, एसपीएम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक इस तरह की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब जाली, जाली मतलब सीव टाइप की, छलनी जैसे होती है। इट अलाउज द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस इट बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अलाउज ओनली solvent particles to move across it and not the solute particles। ये एसपीएम है। और एसपीएम के कॉमन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ऑफ एसपीएम, जैसे एनिमल ब्लैडर, एनिमल मतलब जानवरों का या इंसान का जो ब्लैडर है, आप जानते हो इट इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। किडनीज का काम जो है वो आसान होता है, तो ये एनिमल ब्लैडर हुआ। कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये आर्टिफिशियल एसपीएम है। ये नेचुरल एसपीएम है, नेचुरली अवेलेबल। तो ये एग्जांपल्स हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड, एनिमल ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर। तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, पार्चमेंट पेपर, कॉपर फेरोसाइनाइड, एनिमल ब्लैडर। दीज आर द कॉमन। सेलुलोज एसीटेट, ये सब। या जो अंडा है, एग, बॉयल करो एग को। बॉयल होने के बाद जब हार्ड शेल रिमूव करोगे तो एग के ऊपर एक बहुत फाइन थिन एक झिल्ली सी, एक लेयर सी आ जाती है, एंड दैट आल्सो एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या एसपीएम का काम क्या है? वो केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलाउ करता है एंड डज नॉट अलाउ एंड नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स।
इसका मतलब एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आ जा सकते हैं बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जब किसी सॉल्यूशन को, डाइल्यूट सॉल्यूशन को, ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो जो सॉल्यूशन है जब उसको प्योर सॉल्वेंट, मान लो वाटर ही ले लो, अगर ये वाटर सॉल्वेंट ले लिया है तो ये कंटेनिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ही ले लो, यहां भी एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन एंड देयर इज ए कैपिलरी राइज ऑफ हाइट h, and because of that an additional pressure is developed on the solution and that solution osmotic pressure pi is equal to HdG. This is osmotic pressure where H is the capillary rise, rise मतलब height in the capillary tube, and D is the density of solution. जी तो आप जानते ही हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हो। तो HdG ये ऑब्जर्व होता है। फिर सुनो, मैं एक बार पहले डिफाइन करूं, हमने ऑस्मोसिस तो डिफाइन करा ही ना, पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर आएंगे, इसको रिविजिट करेंगे। और ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं एग्जांपल्स। क्या ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज the spontaneous movement of solvent molecules, इसको अलग कर देंगे, solvent molecules from pure solvent to solution or from dilute solution to concentrate solution when separated through SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बार जरा लिखना परिभाषा, एक बार डेफिनेशन लिख लो, पहले मैं समझाता हूं पूरी बात दोबारा से। यह है फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, आएंगे उस पर, अभी पहले लिखो यहां तक की बात, नोट इट डाउन। अब सुनो, देखो, व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन or from dilute solution to concentrate solution when separated through semi permeable membrane। उसका मैंने एक सेटअप यहां तैयार करके बताया आपको। एक आउटर वेसल है जिसमें प्योर वाटर भर लिया मान लो, और एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें शुगर का या सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया कैपिलरी ट्यूब में, और एसपीएम के थ्रू सेपरेट कर दिया दोनों को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी देखो ये है कि इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस इट बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। और इसके एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे एनिमल ब्लैडर, इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कॉपर फेरोसाइनाइड, इट इज आर्टिफिशियल एसपीएम। पार्चमेंट पेपर, इट इज नेचुरल वन। सेलुलोज एसीटेट, ये सब कंपाउंड जो है नेचुरली अवेलेबल होते हैं, तो दीज आर नेचुरल। आर्टिफिशियल केवल कौन सा वाला है? कॉपर फेरोसाइनाइड। सो दीज आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स से जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट करते हैं तो देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, जिसकी वजह से कैपिलरी राइज ऑब्जर्व होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट राइज देयर इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी लिखेंगे उसको भी, where D is the density of the solution and H is the capillary rise। अब यहीं पे जैसे डे टू डे लाइफ में अगर हम ऑस्मोसिस देखना चाहते हो तो बड़ा आसान एग्जांपल देखो कैसे। वो किशमिश होती है ना खाने वाली, राइजिन, किशमिश राइजिन जो होती है, आप राइजिन लो, अंगूर से बनती है वो, ग्रेप से। तो वो राइजिन को रात में एक काम करो, एक गिलास में पानी लो आधा भरा हुआ, उसमें थोड़ी सी 4-5 राइजिन डाल दो, सिकुड़ी हुई होती हैं, श्रिंक होती हैं वो, सूखे फॉर्म में पानी में डाल दो, और सुबह देखो इट स्वेल्स अप।
इट स्वेल्स अप। तो क्या हुआ, पानी वाटर सीप्स इनटू, और वाटर थ्रू ऑस्मोसिस गोज इनटू द राइजिन, और राइजिन फूल जाती है, इट स्वेल्स अप। सो दिस इज ऑस्मोसिस। अच्छा दूसरा एक्सपेरिमेंट लो, हटाओ इसे। इस बार गिलास में, रात को गिलास में नमक का गाढ़ा सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट का, NaCl का गाढ़ा सॉल्यूशन, और वही 4-5 राइजिन फिर डाल दो उसमें। सुबह को देखोगे तो और सिकुड़ी हुई मिलेंगी। दैट मीन्स वाटर हैज मूव्ड फ्रॉम राइजिन टू आउटसाइड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये क्यों हुआ? दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। अब यहां भी डाउट आता है बच्चों को, सर हमने तो सुना था कि मैटर मूव्स फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। सुनो मैं क्या बात बोल रहा हूं, ये बच्चों का डाउट है। मैं बच्चा हूं इस समय, मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि सर वो हमने तो सुना था कि मैटर मूव्स फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। यहां तो उल्टा बोल रहे हो आप कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेट की तरफ मूव कर रहा है। अरे ठीक है भैया, आपने क्या पढ़ा था, वो भी गलत नहीं है। क्या पढ़ा था कि मैटर मूव्स फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन, तो ठीक तो है। यहां पर मूवमेंट केवल किसका है? वाटर का, और वाटर की ज्यादा कंसेंट्रेशन कहां पर है? प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट में तो वाटर ही तो है, तो ज्यादा कंसेंट्रेशन वाटर की कहां है? प्योर सॉल्वेंट में। और वाटर की कंसेंट्रेशन कम कहां है? कंसेंट्रेट सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में। अरे सॉल्यूट में कंसेंट्रेशन यहां ज्यादा है सॉल्यूशन में, और प्योर वाटर में 0 है। तो सॉल्यूट का मूवमेंट कहां से कहां होना चाहिए था? सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। अगर ये एसपीएम अलाउ करता तो करता ही नहीं। एसपीएम डज नॉट अलाउ द सॉल्यूट पार्टिकल्स टू मूव अक्रॉस इट। आ गई बात समझ में? तो प्योर वाटर के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है, तो वाटर का मूवमेंट प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन होगा या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसेंट्रेट सॉल्यूशन होगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली थी। ये था फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? एक बार ये नोट कर लो, मैं ये सब हटाता हूं एंड वी विल डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये डायग्राम बना रहने देंगे, बाकी की बात हटा लेंगे। नोट इट डाउन। हाँ, तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? सिंबल यूज करते हैं पाई। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर developed on solution when separated from solvent through SPM. So it is the hydrostatic pressure developed on solution when separated from solvent through solution at equilibrium. तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर एक कैपिलरी राइज ऑब्जर्व होता है और एक हाइट तक सॉल्यूशन पहुंच जाता है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन पे लगता है एंड दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इट इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम एट इक्विलिब्रियम. इसको कहने का एक और तरीका भी है, और करके लिखेंगे. क्या? जरा सुनियो तो, इधर आओ. आपने सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से सेपरेट आउट किया और एक कैपिलरी राइज हो गया, यहां के रुक गया. ऐसा नहीं कि चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ये देखो ये इन्फिनिटी पहुंच गया, इस पर चल के आप भी पहुंच जाओ ना. एक कैपिलरी राइज ऑब्जर्व हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया. आप एक काम करो, यहां पिस्टन लगा दो छोटा सा और यहां एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करो, वेट लगाओ उस पिस्टन पर. एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे जब ऊपर से, तो फोर्सफुली वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर पीछे की तरफ आएंगे, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में मूव करेंगे फोर्सफुली. और प्रेशर बढ़ाया और वाटर के मॉलिक्यूल्स लेवल डाउन हुआ,
इतना प्रेशर बढ़ा के कर दो कि लेवल ऑफ द सॉल्वेंट एंड लेवल ऑफ द सॉल्यूशन बोथ बिकम इक्वल, दैट मींस देयर इज नो फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, यू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस, so that external pressure to be applied on solution so that the level of the solvent and level of the solution both become equal is called osmotic pressure. तो लिखो it is the external pressure to be applied on solution so that phenomena of osmosis is stopped. So it is the external pressure to be applied on solution so that the phenomena of osmosis is stopped and level of solvent and solution become same. तो कहने का मतलब उतना एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन पे लगा दो कि लेवल ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन बराबर हो जाए, नो नेट फ्लो अकर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, नो नेट फ्लो का मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा नहीं आएगा नहीं, बट जितने जाएंगे उतने ही आएंगे, तो नेट लेवल वुड रिमेन सेम। दैट काइंड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो लेवल ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट बराबर हो जाए, नो ऑस्मोसिस डज अकर, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहीं पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ तो सब जानते हैं, आजकल आरओ का पानी पीते हैं हम। जो पोर्टेबल वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो आजकल आरओ का ही चलता है। क्लीन करने के लिए वाटर उतना क्लीन है नहीं, उसलिए आरओ लगाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? वो यही तो है, आप प्रेशर लगाओ सॉल्यूशन पर, कितना? मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक के प्रेशर के बराबर लगाया तो दोनों के लेवल बराबर हो गए, और प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया तो पता चला नेट फ्लो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में आ गया। तो इम्प्योर, ये इम्प्योर वाटर हुआ और यहां प्योर वाटर है, तो बस टैप लगा दो, आ गया पानी, प्योर वाटर आ गया, पानी प्योर वाटर आ गया। आप प्रेशर कितना लगाओ? मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पता चला नेट फ्लो। अगर कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हो तो नेट फ्लो कहां से कहां होता है? प्योर वाटर टू इम्प्योर वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर के प्रेशर बराबर प्रेशर लगा दो, नो नेट फ्लो बिटवीन प्योर वाटर एंड इम्प्योर वाटर। प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दो तो क्या होगा? इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर मूव करना शुरू कर देगा और प्योर वाटर यू विल गेट। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो व्हेन प्रेशर मोर देन osmotic pressure is applied on impure water, जिसे हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं, उसी में तो है impurities। तो when pressure more than osmotic pressure is applied on impure water, water molecules are forced to move into pure water called reverse osmosis। ये ऐसे कर लो, मिक्सिंग ना हो। What is reverse osmosis? When pressure more than osmotic pressure is applied on impure water or solution, water molecules are forced to move into the pure water, and this phenomenon is called reverse osmosis, and this is used for क्लीनिंग ऑफ द सलाइन वाटर और इम्प्योर वाटर। सलाइन वाटर मतलब इसमें सॉल्ट की इम्प्योरिटीज हो, टीडीएस ज़्यादा हो, इम्प्योरिटीज ज़्यादा हो, तो कई बार इसको सलाइन वाटर बोलते हैं। समुद्री पानी को भी सलाइन वाटर बोलते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी में, सी वाटर में लॉट ऑफ सॉल्ट्स आर डिजॉल्व्ड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सो मेनी सॉल्ट्स आर देयर, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड, जो इम्प्योर वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सलाइन वाटर। तो लिख भी देंगे इस बात को। ये मैं क्लीन कर रहा हूँ, पहले इसको हटा लें।
इस बात को लिख भी दें, कॉन्सेप्ट ऑफ RO is used for purifying saline water और impure water। saline water को प्योरीफाई करने में ये कॉन्सेप्ट ऑफ RO is very much useful। तो गाइस ये था रिवर्स ऑस्मोसिस। अब बात आती है न्यूमेरिकल पोर्शन की। ये तो थियोरेटिकल पोर्शन हो गया। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखो रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो रिलेशन बिटवीन पाई एंड कॉन्सेंट्रेशन C ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में मेजर की जाती हैं। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड that at given temperature pi osmotic pressure is directly proportional to the concentration। जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो पाई इज इक्वल टू CST। ये एक फॉर्मूला होता है वेयर पाई तो ऑस्मोटिक प्रेशर है ही, C इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, T is the temperature in Kelvin, and S is the molar solution constant। S is called molar solution constant, जिसकी experimental value is found to be equal to 0.0821 लीटर मोल केल्विन माइनस मोल माइनस 1, मतलब इक्वल टू R। गैस कांस्टेंट के बराबर ही होता है ये। तो कई बार बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं CRT, R इज द गैस कांस्टेंट, या फिर S भी लिख सकते हो, मोलर सॉल्यूशन कांस्टेंट विच इज एक्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ R। अच्छा, ये तो फॉर्मूला जब है जब हम वांट ऑफ फैक्टर ना लिया, यूजिंग द वांट ऑफ फैक्टर अगर वांट ऑफ फैक्टर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां कंसंट्रेशन है, जहां जहां मोल्स हैं, N की जगह IN लेंगे, कंसंट्रेशन C की जगह IC लेंगे। तो फॉर्मूला बन गया पाई इज इक्वल टू ICST। कई बार इसको यूं भी कह सकते हैं I1N1, कई सारे सॉल्यूट हों I2N2 प्लस जितने भी सॉल्यूट हों अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू ST। सो दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो I1N1 प्लस I2N2 एंड ऑल दैट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन आ गई। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है। क्या ध्यान देने वाली है? हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, चौथी अभी अभी पढ़ी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड दिस वन ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर ध्यान दो तो पहली तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी पर डिपेंड करते हैं, मोलैलिटी छोटा m, जबकि चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैरिटी पर डिपेंड करता है। हालांकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो तो हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को इक्वल ले लेते हैं इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर डेंसिटी ना दी हो और जरूरत पड़ रही हो तो डेंसिटी को हम 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं और जरूरत पड़ने पर हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को भी इक्वल ले लेते हैं, जरूरत पड़ने पर, डेटा ना होने की वजह के कारण। वरना मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट करना और वाइस वर्स कोई बहुत विशेष बात नहीं है। ये सब मोल कॉन्सेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स में आप पढ़ते हो, और जब चैप्टर शुरू हुआ था तब भी हमने थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवाई थी, दैट ऑल्सो यू डू। तो गाइज ये था फॉर्मूला, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। आई का फैक्टर भी यूज करेंगे क्योंकि सॉल्यूट टूटता फूटता भी रह सकता है इन द सॉल्यूशन, तो डिसोसिएशन एसोसिएशन की वजह से I factor also will be important, and this is how we calculate want of factor, we can calculate osmotic pressure of the solution। एक बार इसको नोट कर लो, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेंगे।
अच्छा, इसमें चाहो तो ये भी लिख लो I1C1 प्लस I2C2 प्लस अपॉन इंटू ST। आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो कंसेंट्रेशन है ना, एक ही सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं, मान लो कई सारे इलेक्ट्रोलाइट, तो I1C1 प्लस I2C2 प्लस सो ऑन इंटू ST। इवन दीज फॉर्मूले ये सब सेम ही तो हैं, कोई अंतर नहीं है इन क्वेश्चन फॉर्मूलों में। नोट करें, इसके बाद कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। वेल स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट लिखेंगे ऐसे नोट करके। पहला पॉइंट देखो यही है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशंस की, मैंने कई बार बता चुका हूं, आपको शायद याद फिर आ जाएगा कि चीफ पर्पस और द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटली डिटरमिनिंग द और मेजरिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कई तरह के सॉल्यूट का मोलर मास अगर फाइंड आउट करना हो तो ये बेस्ट मेथड होते हैं मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बात आती है अगर काफी डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द मोलर मास इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोस्ट एक्यूरेटली मेजर्ड। तो लिखो टू डिटरमिन accurate molar mass of protein, bacteria, colloids या कुछ और पॉलीमर्स एटसेट्रा। भाई एक्यूरेट मोलर मास प्रोटीन का, बैक्टीरिया का, कॉलॉइड्स का या पॉलीमर्स का मेजर करना हो, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रिफर्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू डिटरमिन एक्यूरेट मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, बैक्टीरिया और कॉलॉइड्स, पॉलीमर्स एटसेट्रा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रिफर्ड फॉर द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में विच इज द बेस्ट टू मेजर टू फाइंड आउट द एक्यूरेट मोलर मास? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम बहुत एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंटली मेजर कर पाते हैं। सेकेंड, मान लो दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, इसका वॉल्यूम V1 है, π2 है और ये V2 है। अगर ये सिमिलर सॉल्यूशंस हैं तो आप कह सकते हो कि फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी π1 V1 प्लस π2 V2, लीनियर रिलेशन मानते हुए V1 plus V2. So this is the formula when solution 1 and solution 2 are similar natured. Similar natured का मतलब that is having same want of factor I. सेम वांट ऑफ फैक्टर आई, मतलब जैसे एग्जांपल बोथ ग्लूकोज चलेगा, बोथ NaCl ये भी चलेगा, हालांकि NaCl के लिए क्या है, आई की वैल्यू 2 है, डाइल्यूट करने पर भी आई चेंज नहीं होगा, हैविंग सेम वांट ऑफ फैक्टर आई, और वांट ऑफ फैक्टर सेम ही रहे। भाई दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो डाइल्यूशन तो होगा, पानी वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो आई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे
1 ग्लूकोज प्लस 1 यूरिया, ये भी चलेगा। और सुनो 1 NaCl प्लस 1 KCl, ये भी चलेगा। बट ये नहीं चलेगा 1 ग्लूकोज प्लस 1 CH3COH, नो, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, जेईई मेंस तो उसी में साथ चलता जाता है, तो समझना तो पड़ेगा, जोर तो आएगा दिमाग पे। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आज भी अगर स्टूडेंट्स को देखें तो आपके जो सपोर्ट ग्रुप बने होते हैं व्हाट्सएप पे, प्रखर बैच में या इवन प्रथम बैच में, इवन प्रवीण बैच में, 11th हो 12th हो, बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम अपनी बताते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता, 1.5 घंटे की क्लास में बोर हो जाता हूँ। अबे बोर हो रहा है तो आईआईटी की तैयारी कहाँ से? आईआईटी की तैयारी गुलाब जामुन खा, मस्ती से सो फिर। ये क्या बात हो गई, बोर हो रहा हूँ सर, बोर हो जाता हूँ मैं, बैठ नहीं पाता हूँ। आईआईटी लड्डू है, उठाओ और खा लो, मिल रहा है ऐसे ही, बढ़ रहे पेड़ पे ऐसे ही लट गए, ये लिया आम तोड़ लिया। अरे भैया मेहनत करनी पड़ती है आईआईटी के लिए, तब जाके रैंक मिलती है आपको। 500 रैंक, 1000 रैंक, 1500 रैंक और 100 रैंक के अंदर आना है, टॉप 100 में आईआईटी जेईई एडवांस में पहुंचना है, टॉप आईआईटीज लेने हैं, तो फिर तो और बहुत एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब बच्चे करते हैं, ये कुछ बच्चे होते हैं, सब नहीं, सब ज़्यादातर बच्चे तो आप बहुत डेडिकेटेड हो, बट कुछ बच्चे हमेशा बार बार कहते रहते हैं कि सर क्लास 1.5 घंटे की होती है तो 1.25-2 घंटे की हो जाती है, छोटी कर दो, 1 घंटा 10 मिनट की कर दो, 1 घंटा ही कर दो। सिलेबस कैसे होगा? अगला ही आईआईटी देना है ना, 2021 देना है ना, फिर या 2-3 साल वेट करोगे? आराम से पढ़ेंगे, जब खत्म हो जाएगा 3-4 साल में तो दे देंगे आईआईटी अपना। ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो। तो सर एक साथ देख नहीं पाते इतने लेक्चर, अरे तो ठीक है, टुकड़ों में तोड़ के देख लो। 1 घंटे का लेक्चर देख लिया, फिर अगले 1 घंटे का देख लिया, 2 सब्जेक्ट का मिला करके इस टाइप से तोड़ के देखो। ब्रेक लो बीच बीच में, लेक्चर्स तो आपके पास अवेलेबल हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर बैठो। ब्रेक लेने में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि 1 घंटे का लेक्चर देखा, फिर ब्रेक लिया, पॉज करके थोड़ा सा टहल लिए, वॉक कर लिए, बॉडी की जो ब्लड फ्लो है वो भी अच्छा हो गया, पानी पी लिया 1 गिलास, दैट ऑल्सो कूल्स डाउन द बॉडी, फिर बैठ गए 5 मिनट के बाद, फिर पढ़ लिया 1 घंटा। ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। अब ये सब नहीं, अब अभी तो क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 क्लासेस है आपकी, इट विल बिकम 5 क्लासेस आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ मंथ और सो आई बिलीव। 5 क्लासेस पर वीक नहीं, 1 महीने बाद नहीं होगी तो 1.5-2 महीने बाद होगी, प्लानिंग में है वो, तभी सिलेबस पूरा होगा और तभी जनवरी का अटेम्प्ट आप अच्छे से दे पाओगे। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आएँ। मेरी बातों में थोड़ा टफनेस ज़्यादा रहती है, मैं थोड़ा हार्ड बातें भी बोलता हूँ, बट बनना पड़ेगा। आईआईटी जेईई इज़ नॉट ए जस्ट केक कि आप उठाओ और खा लो बस, ऐसे नहीं, बड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है टू बी कॉल्ड एन आईआईटीएन। आईआईटीएन कहलवाने के लिए एक ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, उसका ध्यान, उसके लिए आपको डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ मोटिवेशन भी बड़ा ज़रूरी है। किसी के मोटिवेट करने से अगर बार बार आप मोटिवेट होते हो, फिर 3 दिन बाद फिर यूँ हो जाते हो, अरे सर फिर चाहिए मोटिवेशन। अरे मोटिवेशन कोई दवाई है क्या? सेल्फ मोटिवेशन जिनका होता है दे फाइनली मेक इट इनटू आईआईटी। तो थोड़ा सा ध्यान दें इन बातों को। वापस आओ, हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर की, हमने एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट, सेकेंड, जो पहला था ये दूसरा, 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया। पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर π1 वॉल्यूम V1, π2 V2, तो दोनों को मिक्स करने के बाद वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला π1 V1 प्लस π2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 व्हेन, ओनली व्हेन सॉल्यूशन 1 and 2 आर सिमिलर नेचर्ड। सिमिलर नेचर्ड का मतलब ये हुआ उनका आई सेम है और 2 मिक्सिंग करने के बाद भी आई चेंज नहीं होगा। जैसे बोथ ग्लूकोज चलेगा, क्योंकि ग्लूकोज के लिए आई हमेशा 1 होता है, वन टॉप फैक्टर। बोथ NaCl चलेगा, क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू 2 ही होती है।
चाहे कंसेंट्रेट सोल्यूशन हो चाहे डाइल्यूट हो। एक ग्लूकोज एक यूरिया, दोनों के लिए आई 1 ही होता है, मिक्सिंग के बाद भी 1 ही रहेगा। एक NaCl एक KCl चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू 2 होती है, यहाँ भी 2 होती है और 2 ही रहेगी। एक ग्लूकोज एक एसिटिक एसिड नहीं चलेगा, वहां ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल? क्योंकि ग्लूकोज के लिए तो आई 1 ही रहेगा डाइल्यूशन के बाद भी। भाई 2 सॉल्यूशंस को मिला रखो तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर विल चेंज। CH3COH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा बढ़ जाएगा डाइल्यूशन से और अल्फा चेंज हो जाएगा तो आई भी चेंज हो जाएगा। आई चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर फॉर्मूले से नहीं करोगे, इंडिविजुअली यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व। बताएंगे कैसे करते हैं क्वेश्चंस। तो ये था सेकंड पॉइंट एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ही चल रहे हैं। थर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट। इसको मैं क्लीन कर देता हूं, एक बार नोट कर लें आप सभी। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड बाय हार्टले एंड बर्कले मेथड। हार्टले एंड बर्कले मेथड से इसको यूज करते हैं, कोई खास पॉइंट नहीं है। फोर्थ, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर मान लो 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2। अगर 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर π1 π2 हैं। इफ π1 इज इक्वल टू π2, अगर 2 सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं तो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन 1 एंड 2 आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन 1 एंड 2 आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि ऐसा है कि π1 इज ग्रेटर देन π2, मतलब पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से ज्यादा है, तो सॉल्यूशन 1 इज कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन 2 इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन 2 इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और यदि π1 इस π2 से ग्रेटर है, ज्यादा है, तो 1 कहलाएगा हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा ही होता है और हाइपो मतलब कम, हाइपोटोनिक। तो ये टर्म यूजफुल हैं, यू शुड रिमेंबर। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे, ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट कर ले ये सब पॉइंट्स। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, एन aqueous solution at 300 Kelvin temperature contains 0.2 m each of NaCl and acetic acid, और इस पर अल्फा की वैल्यू 0.2 है। अंडर दीज कंडीशंस find osmotic pressure of solution in atmosphere। एटमॉस्फेयर में बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। करो सॉल्व।
एक्वस सॉल्यूशन 300 केल्विन पर 0.2m, तो कौन कौन है? तो पाई क्या होता है? I1C1 प्लस I2C2, दो ही तो हैं, इंटू ST, यही तो फॉर्मूला लगाओगे, एक ही सॉल्यूशन में डूबे हुए हैं। तो I की वैल्यू NaCl के लिए 2 ले लो, क्यों? NaCl इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंटू कंसेंट्रेशन 0.2 प्लस I की वैल्यू, जरा एसिडिक एसिड के लिए I देखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो I इज इक्वल टू, दो पार्टिकल में टूटेगा तो 2 - 1 इंटू एल्फा, तो 1 प्लस 0.2 1.2, I की वैल्यू 1.2 है, तो I 1.2 इंटू कंसेंट्रेशन, वो तो वही 0.2 ही है, इंटू ST, S को 1/12 भी ले सकते हो, 0.0821 अप्रॉक्सीमेटली 1/12 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, ये 25 बार कैंसिल आउट हो गया, ये 0.4 प्लस कितना हो गया, 12 दूनी 24.24, यही हुआ ना, इंटू 100/4 लिख लो, आसान है कैलकुलेशन में, 25 को 100/4 लिख लिया, तो 4 और 2 6.64 इंटू 100/4 64 16 16 एटमॉस्फेयर इज द आंसर, दैट्स इट। तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन कि एक्वस सॉल्यूशन में 300 केल्विन पर 0.2m ईच ऑफ NaCl एंड एसिटिक एसिड है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, तो लाइक दैट वी कैन फाइंड आउट। एक और क्वेश्चन लेना, ऐसे बोल दो, a 5% W/V aqueous solution of X is isotonic with 12% W/V aqueous urea. Find molar mass of X. मान लो ये एक सिंपल सा छोटा सा सवाल हो, तो करो जरा सॉल्व। अब एक बात, क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में कुछ ना कह रहे, क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं तो वी विल अज्यूम टेम्परेचर ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस टू बी सेम, तो दोनों सॉल्यूशंस का टेम्परेचर सेम मान लेंगे, तो इसका मतलब π1 इज इक्वल टू π2। अच्छा, एक सॉल्यूशन X है, X के बारे में कुछ नहीं बताया, इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, तो I भी क्या मान लेंगे 1, तो इसका मतलब π1 π2 है और टेम्परेचर सेम है, तो वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, I1C1 RT इज इक्वल टू I2C2 RT, RT या ST एक ही बात है, वो तो RT कैंसिल आउट हो गया, और I की वैल्यू भी कुछ नहीं दी हुई है, तो X के लिए 1 मान लेंगे, और यूरिया के लिए तो होती 1 है। तो जब यहां से सॉल्व करोगे तो I का वैल्यू 1 इंटू कंसेंट्रेशन, मान लो X के लिए 5% है, तो 100 ml में 100 ml में 5 ग्राम हो गया, तो 5 मोलर मास m/0.1 लीटर, ये कंसेंट्रेशन हो गई। यहां भी 1 है, यूरिया के लिए I की वैल्यू इंटू कंसेंट्रेशन कितनी, 12% W/V का मतलब 100 ml में 12 ग्राम, तो 12 ग्राम अपॉन मोलर मास 60/0.1 लीटर, ये कैंसिल आउट हुआ, 5/m इज इक्वल टू 12 × 1/5, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 25 ग्राम पर मोल, दैट्स इट, यही आंसर है। तो 5/m इज इक्वल टू 12/60, 25 ग्राम पर मोल, सो दिस इज द आंसर। गॉट द क्वेश्चन। तो ये था कुछ क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस लेंगे, एक बार नोट कर ले पहले। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, टेक अप दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मान लो ऐसे कह दिया जाए कि हाँ, मान लो ये कह दें कि 200 ml
0.1 m aqueous सोडियम सल्फेट प्लस 300 ml 0.1 m एक्वस बेरियम क्लोराइड मिला दिया। फाइंड पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ आरटी के टर्म्स में, मतलब आरटी की वैल्यू मत रखो 2RT 3RT ऐसे इस टाइप का आंसर रिपोर्ट करो। 200 ml 0.1 m एक्वस सोडियम सल्फेट को मिक्स कराया 300 ml 0.1 m बेरियम क्लोराइड के साथ। ऑस्मोटिक प्रेशर फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो सॉल्व करेंगे। बस मैं एक हिंट दे दूं आपको। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मत दो हम करेंगे। अरे ना ले लो वरना होगा ना, भूल जाते हो आप। हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। ध्यान दो, जब भी दो सॉल्यूशंस मिलाते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि वेदर सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज अकरिंग और नॉट। हियर रिएक्शन इज अकरिंग, विच प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि बेरियम आयन सल्फेट आयन के साथ BaSO4 का व्हाइट PPD बनाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, नीचे तली में बैठ जाता है कंटेनर के, एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बेरियम सल्फेट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, शुड नॉट बी काउंटेड अंडर द कंसंट्रेशन। इस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन का पार्ट केवल कौन है? जो डूबे हुए हैं, टूटे हुए हैं। Yes, this was the point I had to give. Now attempt this question. आप ही सॉल्व करो। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन को। 200 ml 0.1 m सोडियम सल्फेट, पहला काम रिएक्शन कराओ। अगर रिएक्शन हो सकती है तो रिएक्शन कराओ। सोडियम सल्फेट रिएक्शन करता है बेरियम क्लोराइड के साथ एक्वस। बेरियम सल्फेट का PPD बन गया, व्हाइट PPD, प्लस 2NaCl एक्वस। अच्छा ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बट एक बात ध्यान दो, आप जैसे हम सिखा रहे हैं ना, जरा थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि मत लगाओ। हमारी बुद्धि कैसे सॉल्व करो? जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे सॉल्व करो। क्या आपको पता है कि सोडियम सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा पड़ा है सॉल्यूशन में, तो इसे तोड़ के लिख लो 2Na प्लस एक्वस प्लस सल्फेट आयन एक्वस। बेरियम क्लोराइड भी टूटा पड़ा है सॉल्यूशन में, तो इसको ऐसे लिख लो बेरियम 2 प्लस एक्वस N2Cl माइनस एक्वस। बेरियम सल्फेट नहीं, ये तो प्रेसिपिटेट है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो ऐसे ही रहेगा। प्लस NaCl भी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूटा पड़ा है, 2Na प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। अब आपको पता है ये Na प्लस और Na प्लस स्पेक्टेटर आयंस हैं, कैंसिल आउट कर दो। रिएक्शन में तो पार्ट ले नहीं रहे, क्लोराइड आयन भी स्पेक्टेटर आयंस हैं, कैंसिल आउट कर दो। तो नेट रिएक्शन और इफेक्टिव रिएक्शन क्या होगा? इफेक्टिव रिएक्शन ये है सल्फेट आयन प्लस बेरियम आयन, कभी गड़बड़ नहीं होगी, जैसा तरीका मैं सिखा रहा हूं आपको, इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट का PPT इज इक्वल टू द PPT ऑफ बेरियम सल्फेट। ये है नेट रिएक्शन। अब रिएक्शन कराओ, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स की अमाउंट दी हुई हो तो इट में बी द केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। अच्छा हाँ सर लिमिटिंग भी तो, हाँ बेटा लिमिटिंग भी तो। आओ इधर, 200 ml 0.1 m 20 मिलीमोल्स है, तो सल्फेट आयन 20 मिलीमोल्स आएंगे। भूल मत जाना Na प्लस भी तो पार्टिकल पड़ा हुआ है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रेजेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। भूल मत जाना, हाईवे किंग का खाना जयपुर से दिल्ली जाओ यही मिलता है। भूल न जाना हाईवे किंग का खाना, कितनी बार खाना खिलाएंगे यार। 200 इंटू 0.1 20 मिलीमोल सोडियम सल्फेट था, तो Na प्लस कितना हो गया? 40 मिलीमोल। साइड में लिख लो, भूलना मत कि ये भी पड़ा हुआ है 40 मिलीमोल, तो 20 मिलीमोल सल्फेट आयन आ गया, राइट। 300 इंटू 0.1 30 मिलीमोल बेरियम क्लोराइड, तो ये 30 मिलीमोल था। बट भूल मत जाना क्लोराइड आयन भी आया हुआ कितना? 60 मिलीमोल, 60 मिलीमोल। एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लो, 20
40 तो ये आ गया, 20 ये आ गया, 30 बेरियम आयन, 60 क्लोराइड आयन। पढ़े सॉल्यूशन में, ये भूलना मत। अब इनकी रिएक्शन हुई, हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट? सल्फेट आयन लिमिटिंग रिएजेंट। 20 पूरा खर्च हो गया तो 20 इसमें से खर्च हो गया, 10 मिलीमोल बचा। अच्छा 20 मिलीमोल ये बना होगा नहीं, हमें मतलब ही नहीं इससे, ये तो पीपीटी है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेसिपिटेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब बस सुन लो क्या फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू आई इंटू एन अपॉन वी इंटू आर टी। यही तो फॉर्मूला इफेक्टिवली है। आई एन मतलब तोड़ फोड़ करके कितने टोटल इफेक्टिव पार्ट। व्हाट इज आई एन? इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। व्हाट इज आई एन? इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन जो होंगे, आई एन की वैल्यू जरा देखें तो गिन लो कितने टोटल पार्टिकल्स हैं। Na प्लस 40 मिलीमोल्स, क्लोराइड आयन 60 भूलना मत, प्लस सल्फेट आयन खत्म हो गया, सल्फेट आयन खत्म हो गया, बेरियम आयन कितना 10 और, बेरियम सल्फेट ना लेना मत ना भैया ना, अपॉन व्हाट वी। व्हाट इज वॉल्यूम? गिन लो 200 प्लस 300 500 ml में लेना है, ऊपर मिलीमोल्स है, इंटू आर टी। देखना 6 4 10 110 11 बटा 50 आर टी, 100 बटा 2 22 बटा 100 0.22 आर टी। दैट्स इट, यही आंसर है गाइस, दिस इज द आंसर 0.22 आर टी। यही सॉल्व करेंगे तो यही आंसर है, यही तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक तो बेरियम सल्फेट नहीं लेना है, पीपीटी है, और दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट चेक करना है, एंड इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आई एन ले लिया। आई एन इज व्हाट? मोल्स या मिलीमोल्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आई उसी में शामिल हो गया। आई एन मींस इफेक्टिवली टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये रहे वो 110 अपॉन 500 11 बटा 50 0.22 आर टी। सच ए गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। बट एक क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी, इस जैसा एक और सवाल लेंगे। तो टेक अप अनदर क्वेश्चन, पहले नोट कर लो इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन ऑन इट। मेरे पास डेटा है, वी कैन टेक लाइक दिस। मान लो ये वाला क्वेश्चन ले लिया। ml 0.2 m HgCl2 aqueous plus 800 ml 0.5 m potassium iodide aqueous। 100% extent of reaction, मतलब 100% रिएक्टर हो रही है, मतलब फुल जितना रिएक्ट कर सकता है उतना रिएक्ट करेगा। ठीक है। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ आरटी, और साथ में रिएक्शन दी हुई है Hg2 प्लस whenever reacts with the I minus solution forms complex HgI4 2 minus soluble complex, water soluble complex। बस यही है क्वेश्चन। हाँ 200 ml 0.2 m 800 ml 0.5 m। हाँ दिस इज द वन, दिस इज द क्वेश्चन। सॉल्व करो गाइज, टेक अप दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। ये कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है बट कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो बताओ व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन।
चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन ने ये कहा कि 200 ml 0.2m HgCl2 है, तो रिएक्शन कराओ। पहले रिएक्शन तो दी हुई है, यही रिएक्शन में देख लो जरा। Hg2 प्लस कितना आएगा, HgCl2 200 इंटू 0.2 40 मिलीमोल है, तो ये 40 मिलीमोल आया। बट भूलना मत क्लोराइड आयन 80 मिलीमोल और पड़ा हुआ है, राइट। 800 इंटू 0.5 400 मिलीमोल्स ऑफ I माइनस आया, 400 मिलीमोल। बट भूलना मत K प्लस भी आया है 400 मिलीमोल। भूलना मत ये भी तो पार्टिकल हैं विच विल कंट्रीब्यूट इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इनकी रिएक्शन कराओ, 100% रिएक्शन हो रही है जितना हो सकती है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, 1 से 4 गुना खर्च होता है, तो 40 से 4 चक 16 160 मिलीमोल खर्च हो गया, तो कितना 240 मिलीमोल बच गया। ये बचा हुआ ये लिमिटिंग रिएजेंट था। ये कितना बना फिर, अब तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीपीटी नहीं है, ये तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, तो इट विल कंट्रीब्यूट इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 1 मोल से 1 मोल, तो 40 मिलीमोल से 40 मिलीमोल ये भी बना। बस आ गए। अब तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिनो, फार्मूला फाइंड आउट करो। तो पाई इज इक्वल टू IN अपॉन V इंटू RT। IN मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइनली इन द सॉल्यूशन। क्लोराइड आयन 80, K प्लस 400, Hg2 प्लस नहीं खत्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट था। I माइनस दिस इज 240 प्लस कॉम्प्लेक्स 40, ये भी लेना है, अपॉन हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम 1000 ml इंटू RT। करियो तो 400 और ये 240, 400 तो 640, 680 और 80, 680 और 80 760 अपॉन 1000 RT। दैट्स इट, द आंसर इज 0.76 RT। ये है आंसर। टेम्परेचर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो बस RT की वैल्यू में रखे हुए यू कैन कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर। दैट्स इट गाइज, चैप्टर इज कमिंग टू एन एंड। ऑफिशियली चैप्टर तो हो गया, बट एक और छोटा सा टॉपिक है इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर, जो कि IIT JEE एडवांस्ड के सिलेबस में या मेन के सिलेबस में मेंशन तो नहीं होता, बट बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, आसान सा कंसेप्ट है। लेट्स डू दैट ऑल्सो, इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर। बाकी ये कोई JEE के सिलेबस में मेंशन नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो हेडिंग लिखेंगे, पहले ये नोट कर लें, और हेडिंग लिखेंगे इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर। नोट इट डाउन। immiscible liquid mixture. Actually, immiscible liquid mixture makes up a very important concept of fractional distillation, that means steam distillation. बहुत सारे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही बॉयल ऑफ हो जाते हैं व्हेन दे आर डिस्टिल्ड विद स्टीम इफ दे आर इमिसिबल। करते हैं बात इमिसिबल मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर है, इस बार सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, सॉल्यूशन तो होमोजीनियस होता है, सॉल्यूशंस तो होमोजीनियस होता है, तो ये तो इमिसिबल मिक्सचर है। तो जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को मिक्स करो तो मिक्स ही नहीं होते। ऑर्गेनिक लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ऑयल कंप्लीटली ऑर्गेनिक नेचर का होता है और वाटर हाईली पोलर है। पता चला ऑयल और वाटर लो तो दो अलग अलग लेयर बना लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। सेम वे मरकरी है, मरकरी को पानी मिलाओ
मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो नीचे सेटल हो जाता है, अलग लिक्विड, हैवीली डेंस लिक्विड, और उसके ऊपर पानी होता है, मिक्स ही ना होते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कंप्लीटली मिक्सिबल हो, कंप्लीटली इमिसिबल हो, थोड़ा बहुत तो मिक्स हर कोई होगा ही, बट नेग्लिजिबल अमाउंट में। हम इन्हें क्या मान लेते हैं? कंप्लीटली इमिसिबल। तो पॉइंट वाइज लिख लो, सम लिक्विड मिक्सचर्स are taken to be completely immiscible. For example, mercury liquid plus water liquid, chlorobenzene 5Cl, क्लोरोबेंजीन, कई बार ये सिंबल यूज कर देते हैं फिनाइल ग्रुप के लिए, ये फिनाइल ग्रुप है C6H5, क्लोरोबेंजीन मतलब C6H5Cl, तो फिनाइल ग्रुप के लिए कई बार फाई लगा देते हैं। आप सरप्राइज ना हो कहीं क्वेश्चन में देख के, इसलिए मैंने बता दिया 5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस वाटर। और एग्जाम्पल जैसे एनिलीन या नाइट्रोबेंजीन, तो 5NO2 C6H5NO2 प्लस H2O लिक्विड। इनको हालांकि थोड़े बहुत मिक्सिबल तो सब होंगे, बट हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मान सकते हैं? कंप्लीटली इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल। और ले लो जैसे एनिलीन प्लस H2O लिक्विड, सो दीज आर कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स, तो इन्हें कंप्लीटली इमिसिबल मान सकते हैं। अच्छा, कंप्लीटली इमिसिबल हैं, तो अगर इनको स्टर किया जाए तो इसका मतलब मिक्स तो हो ही नहीं रहा है, बोथ आर वॉलेटाइल, तो दोनों ही कंपोनेंट अगर वॉलेटाइल हैं तो बोथ विल वेपराइज इंडिपेंडेंटली इफ द सॉल्यूशंस आर प्रॉपरली स्टर्ड। व्हेन सच इमिसिबल मिक्सचर is properly stirred, if such immiscible mixture is properly stirred, इनको मिक्स कर दिया अच्छे से, तो सरफेस पर मान लो दोनों ही हों, दोनों ही कौन? लिक्विड ए बी और लिक्विड बी बी, तो बोथ लिक्विड्स से ए एंड बी will vaporize independently तो क्या बात करें, मान लो दो लिक्विड ए और बी हैं, दोनों ही वॉलेटाइल हैं, दोनों इमिसिबल हैं, दोनों को मिक्स कर दिया, डेंसिटी अलग अलग है तो अलग अलग लेयर बना लेंगे। आपने स्टिर कर दो बढ़िया से, जब उनको स्टिर कर दोगे, मिक्सिंग करोगे, तो सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और दोनों ही इंडिपेंडेंटली वेपराइज करेंगे, और इंडिपेंडेंटली वेपराइज करेंगे, मिक्स तो हो ही नहीं रहा है। तो इस बार मिक्सिंग नहीं है, तो प्योर लिक्विड है, तो Xa इज इक्वल टू 1, Xb इज इक्वल टू 1, तो सच इमिसिबल मिक्सचर इज प्रॉपरली स्टिर्ड, बोथ लिक्विड्स विल वेपराइज इंडिपेंडेंटली, सो Xa इज इक्वल टू 1, Xb इज इक्वल टू 1, लिक्विड में उनके मोल फ्रैक्शंस 1 1 हैं, प्योर ही तो हैं वो। सरफेस पर एक ड्रॉप मान लो कोई उसकी है ए की, दूसरी बाजू वाली ड्रॉप बी की है, मिक्स तो हो ही नहीं रहे, तो Xa और Xb 1 है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिक्सचर Pt इज इक्वल टू 1 इंटू Pa0 प्लस 1 इंटू Pb0, Pa0 Pb0। इसका मतलब ऐसे मिक्सचर का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो इसका मतलब सच मिक्सचर कैन बी बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर लोअर देन द इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। लिखो यहां तक की बात, फिर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे। लिख ले पहले यहां तक की बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सच इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर
is greater than that of individual components the vapor pressure of such immiscible liquid mixture is greater than that of individual components, so such mixture boils at a temperature lower than the boiling point of components. So vapor pressure of such immiscible liquid mixture is greater than that of the individual components. So such mixture boils at a temperature lower than the boiling point. This concept is called steam distillation. In which steam is used to boil off many liquids like chlorobenzene, nitrobenzene, etc. So this concept is called steam distillation, in which steam is used to boil many liquids like this, which have boiling point greater than 100 degrees Celsius at temperature lesser than 100 डिग्री सेल्सियस. क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट्स 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, बट स्टीम की मिलाकर के स्टीम में मिक्स तो होते नहीं, तो स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो दे कैन बी बॉइल्ड ऑफ एट ए टेम्परेचर लोअर देन द 100 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज द एडवांटेज एंड एक्सपेरिमेंटल दिस मेथड इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन. अब फॉर्मूले पे आ जाएं. अब इस डिस्टिलेशन हुआ तो वेपर्स वाई भी बनी, तो एक बार नोट कर लो पहले इसको. तो ये तो हमने कहा ही था कि Pt इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट. क्यों? क्योंकि एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 1, बट ऊपर वेपर्स बनी. जब वेपर्स बनेंगी तो वाई ए इंटू पी टी इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, वाई बी इंटू पी टी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट इमिसिबल मिक्सचर के लिए. और जब रेशियो लोगे तो पी टी वेपर प्रेशर इज कैंसल्ड आउट, तो वाई ए अपॉन वाई बी will be equal to PA naught upon PB naught. YA मतलब जो लिक्विड्स के ऊपर वेपर्स बनी है उनके कॉम्पोजिशन, तो मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B कहां पर? इन वेपर इज इक्वल टू PA naught अपॉन PB naught. ऑल क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय दिस मेथड. एक यही तो फॉर्मूला है, बस क्या है सॉल्व करना है. बिल्कुल राउल्ट्स लॉ जैसा है, बट राउल्ट्स लॉ मिसिबल लिक्विड्स के लिए था, कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन के लिए. ये कंप्लीटली मिसिबल है और यहां बस x इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 1, बाकी क्वेश्चन विल बी एज यूजुअल. अकॉर्डिंगली कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. मैं देखता हूं यदि कोई क्वेश्चन मेरे पास हो तो इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर का. दिख नहीं रहा मेरे को कोई सवाल. आएगा क्वेश्चन तो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम. तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो. मान लो मैं ये पूछ ही लूँ, क्वेश्चन ही ऐसे ले लूँ कि
at a pressure of 700 torr, a mixture of H2O and chlorobenzene are boiled off at मान लो 97 या 98 डिग्री सेल्सियस, ऐसे दे दिया मान लो फॉर एग्जांपल, ये तो क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड एट 98 डिग्री सेल्सियस इज, मान लो कुछ 40 टॉर है, 50 ले लो 50 टॉर। वेपर प्रेशर ऑफ, वो तो मालूम पड़ जाएगा। फाइंड मास ऑफ क्लोरोबेंजीन इन वेपर्स पर ग्राम ऑफ स्टीम। मान लो ये क्वेश्चन है भाई, करो सॉल्व, डू इट। ये फॉर्मूला आपके सामने है, सॉल्व इट। मैं ये लेफ्ट साइड में जो लिखा है ये हटा देता हूं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर का है। एट ए प्रेशर ऑफ 700 torr, अ मिक्सचर ऑफ द H2O एंड 5Cl आर बॉइल्ड ऑफ एट दिस। इमिसिबल लिक्विड मिक्सचर है ये, इमिसिबल लिख दो, वैसे क्वेश्चन में लिख के आता है। तो ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल प्रेशर 700 torr है एंड दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ H2O 50 प्लस वेपर प्रेशर कितना, किसका, क्लोरोबेंजीन का। वेपर प्रेशर ऑफ द क्लोरोबेंजीन ये आ गया। वैसे मैंने डेटा अच्छा नहीं लिया, वेपर प्रेशर क्लोरोबेंजीन का काफ़ी कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, बट ठीक है चलो, अब जो ले लिया ठीक है। हमें तो डेटा है, डेटा को जैसे मैनेज करना है करो। तो कितना हो गया 650 torr। ऐसा होता नहीं है वैसे, डेटा उल्टा होता है। वो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है वाटर का, नियरली 100 डिग्री सेल्सियस, बट ठीक है जो दिया है उससे सॉल्व करो। तो फॉर्मूला लगाओ, क्या, YA अपॉन YB इज इक्वल टू PA0 अपॉन PB0। मान लो ये क्लोरोबेंजीन था, तो मास ऑफ क्लोरोबेंजीन यही तो फाइंड आउट करना था, अपॉन मोलर मास C6H5 क्लोरो, ये हुआ तो कितना 12 छंग 72 प्लस 5 प्लस 35.5, तो 72 प्लस 5 प्लस 35.5। कैलकुलेशन आप स्वयं कर लेंगे। अपॉन वाटर के लिए तो 1 ग्राम अपॉन 18, 1 ग्राम के लिए पर ग्राम बोल रहे हैं। फाइंड मास ऑफ क्लोरोबेंजीन इन वेपर्स पर ग्राम ऑफ स्टीम एंड वुड बी इक्वल टू व्हाट, PA0। PA0 कौन, क्लोरोबेंजीन, दैट इज 650 अपॉन PB0 वाटर, कितना 50। 0 से 13 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो W क्लोरोबेंजीन अपॉन 72 और 5 77.5, तो यहाँ आ ही गया। 5 और 5 10, 2 12, 1 3 और 7 और 3 10 और 1 11, 112.5 यही हुआ ना। हाँ देख लेना आप, इंटू 18 अपॉन 1 इज इक्वल टू 13। तो क्लोरोबेंजीन का जो मास मिलेगा वुड बी इक्वल टू 13 इंटू 112.5 अपॉन 18 ग्राम। दैट्स इट, खुद सॉल्व कर लें, यही आंसर होगा। तो गाइज ये था लिक्विड सॉल्यूशन। चैप्टर कम्स टू एन एंड, एवरीथिंग हैज बीन टॉक्ड अबाउट, नथिंग इज लेफ्ट इन दिस चैप्टर। सो वी कंक्लूड दिस चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब होमवर्क जैसे जैसे मिल रहा है आपको, अकॉर्डिंगली नाउ यू कैन अटेम्प्ट। अब तो शीट में से कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो आप, बट होमवर्क जब ही करें जब हम आपको देंगे। तो अकॉर्डिंगली होमवर्क यू विल गेट। दैट्स इट फॉर नाउ।